अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रॉपर्टीज। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज यानी जबान इंसानों का सबसे फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके जरिए हम अपनी सोच, जज्बात और मालूमात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हर इंसानी जबान कुछ खास प्रॉपर्टीज रखती है जो उसे जानवरों के कम्युनिकेशन से बिल्कुल अलग बनाती है। ठीक है, तो चलिए इन प्रॉपर्टीज को भी समझते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि बेतरतीबी या रेंडमनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि अल्फाज और उनके जो मायने हैं उनके बीच कोई नेचुरल या जरूरी कनेक्शन ना होना। ठीक है, यानी जबान में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनका अपने मायनों से कोई सीधा रिश्ता या कोई सीधा कनेक्शन या वजह नहीं होती, बल्कि वो रेंडमली तय होते हैं। ठीक है, सोचिए कि जब हम कहते हैं डॉग, तो क्या इस लफ्ज में कोई ऐसी चीज है जो नेचुरली कुत्ते से मिलती जुलती हो? ठीक है, वर्ड जो हमारे पास एक है डॉग, क्या इस वर्ड के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कुत्ते से मुशाबहत करती हो, उससे मिलती जुलती हो? नहीं ना। ये सिर्फ एक सिंबल है जो इंसानों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि ये आवाज डॉग जो है, ठीक है, डॉग एक आवाज है ना, हर कैरेक्टर का अपना साउंड है, साउंड से मिलकर एक वर्ड ये बना है डॉग। ठीक है, तो जो ये आवाज है ये कुत्ते के लिए यूज होगी। इसी कुत्ते को अगर उर्दू बोलने वाला देखे तो वो कुत्ता कहेगा और फ्रेंच बोलने वाला शेन कहेगा। ठीक है, यानी चीजें वही रहती हैं लेकिन अल्फाज अलग अलग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ होते हैं। यही आर्बिट्रेनियस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इंग्लिश में हम पानी को वाटर कहेंगे, सही है, उर्दू में वो पानी है, अरेबिक में वो माँ है, फ्रेंच में वो य है। ये सब लफ्ज एक ही चीज के लिए हैं लेकिन उनके साउंड्स या फॉर्म्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये बताता है कि वर्ड्स और मीनिंग्स का नेचुरल रिश्ता नहीं होता। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि अगर मुंह आवाज आ रही है तो वो गाय के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, बच्चों को हम यही कहते हैं ना कि देखो भाई काऊ आ गई है, मुंह बोलती है, अगर मुंह आ रही है तो गाव है, गाय है। ठीक है, तो ये आवाज गाय के लिए हो गई और अगर म्याऊ आवाज आ रही है तो ये बिल्ली के लिए होगी। ठीक है, कि अगर म्याऊ है तो ये बिल्ली है। ये बात भी क्या है कि ये नेचुरल तो नहीं है, ये सिर्फ कन्वेंशनल एग्रीमेंट है। ठीक है, इसीलिए एक बच्चा जबान सीखने के बाद ही समझता है कि जो म्याऊ है वो किसके लिए यूज हो रहा है। वो पैदाइश से ये बात नहीं जानता, उसको ये बात हम बता रहे होते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस की जो प्रॉपर्टी है ना, ये जबान को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। हम किसी भी नई चीज के लिए नया वर्ड बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी लैंग्वेज लर्निंग को मुश्किल भी बनाती है क्योंकि वर्ड्स अपनी मीनिंग से कनेक्टेड नहीं बल्कि सोसाइटी के कन्वेंशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हर जबान अलग होती है क्योंकि हर सोसाइटी ने अपने तौर पे वर्ड्स डिसाइड किए होते हैं। ठीक है, जैसे सन है तो सन इंग्लिश में सन है, उर्दू में सूरज है, और इन दोनों का आपस में कोई नेचुरल रिश्ता है? नेचुरली तो कोई रिश्ता नहीं है ना। जैसे एक दरख्त है, ठीक है, इंग्लिश में वो ट्री है, उर्दू में दरख्त है, लेकिन नेचुरली तो ट्री दरख्त आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है ना इनका। ठीक है, ये बात है। तो देखिए हर लफ्ज ना अलग है, हर किसी का अपना मीनिंग से नेचुरल रिश्ता नहीं है, यही आर्बिट्रेरियसनेस है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सेकंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्टिविटी की। ये प्रॉपर्टी लैंग्वेज को क्रिएटिव बनाती है। हम लिमिटेड वर्ड्स और ग्रामर रूल्स के जरिए नए जुमले और अल्फाज बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं द बेबी इज प्लेइंग, ठीक है, तो हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर से हजारों नए जुमले बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्म चॉम्स्की के मुताबिक ये इंसानों में एक इननेट एबिलिटी होती है, मतलब हम नेचुरली न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं। कि प्रोडक्टिविटी की प्रॉपर्टी के जरिए जो है हम इंसानी जबान में नई सोचें और नए जुमले बनाने की लामहदूद सलाहियत रखते हैं। ठीक है, हम लिमिटेड वर्ड्स और रूल से इनफिनिट नए सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप रोज नए जुमले बोलते हैं जो पहले कभी नहीं बोले गए होते हैं। जैसे अगर आप कहें कि कल मौसम बहुत खूबसूरत था कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। ठीक है, तो ये सेंटेंस पहली दफा बना है,
लेकिन ग्रामर और वोकैबुलरी के रूल्स यूज करके बनाया गया है। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की के मुताबिक ना इनेट एबिलिटी यानी कि फितरी सलाहियत है ये, जो हर इंसान में मौजूद होती है। ठीक है, कि आप खुद से ग्रामर रूल्स को यूज करते हुए खुद से सेंटेंसेस बना लेते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज में आ जाती है कल्चरल ट्रांसमिशन की। कल्चरल ट्रांसमिशन की कि ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि जबान हमें फितरी तौर पर नहीं मिलती, बल्कि हम अपनी कल्चर और सोसाइटी से इसको सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने घर में अपनी माँ से, घर वालों से और जो मुआशरे से ना जबान सीख रहे होते हैं। कि अगर एक पाकिस्तानी बच्चा चाइना में पैदा होकर वहां पले तो वो उर्दू नहीं बल्कि चाइनीज सीखेगा, क्योंकि जबान एनवायरनमेंट से सीखी जाती है। ठीक है, ये जीन से नहीं मिलती। ठीक हो गया। इस तरह से लैंग्वेज जो है वो कल्चर और ट्रेडिशंस को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाने का जरिया है। ठीक है, फोर्थ जो इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है वो है डिस्क्रीटनेस यानी कि तफरीक कह लें इसको। ठीक है, कि इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि लैंग्वेज छोटे छोटे अलग अलग यूनिट से मिलकर बनती है। ठीक है, जिसमें फोनेम्स हो गए, सिलेबल्स हो गए और वर्ड्स वगैरह शामिल होते हैं। ये सब अलग अलग होते हैं और हर एक का अपना अपना रोल होता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड है बैट, इसमें 3 अलग अलग साउंड्स हैं, ब, अ और ट। ठीक है, इनको मिलाकर एक नया लफ्ज बना है ये। ठीक है, लेकिन ये साउंड्स अपनी पहचान में अलग हैं। ठीक है, ये साउंड्स अपनी पहचान में अलग है, लेकिन इनको मिला दिया तो हमारे पास एक नया वर्ड बन गया है। ठीक है, यही डिस्क्रीटनेस हमें वर्ड्स और साउंड्स में फर्क समझने और नई कॉम्बिनेशंस बनाने में मदद करती हैं। ये अलग अलग साउंड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, मगर हर साउंड अपनी जगह पे डिस्टिंक्ट रहता है। ठीक है, यही डिस्क्रीटनेस है कि हर साउंड पहचानना और उसका रोल समझना। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है ड्युअलिटी ऑफ पैटर्निंग। ठीक है, ये सबसे खास प्रॉपर्टी है। ये बताती है कि लैंग्वेज 2 लेवल्स पर काम करती है। पहला लेवल है साउंड लेवल, जो फोनेम लेवल कहा जाता है, और दूसरा है मीनिंग लेवल के वर्ड सेंटेंसेस इस लेवल पर बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम अलग अलग साउंड्स जैसे क, अ, ट को मिलाकर कैट जैसा लफ्ज बनाते हैं। ये पहला लेवल हुआ। ठीक है, फिर ये अल्फाज दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे द कैट इज स्लीपिंग। ये दूसरा लेवल हो गया। ठीक है, यानी साउंड से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से मीनिंग्स। यही स्ट्रक्चर ह्यूमन लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज और पावरफुल बनाता है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज एज अ सोशल टूल। तो लैंग्वेज ना सिर्फ बोलने या लिखने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये हमारी सोसाइटी में एक टूल या जरिया है जिसके थ्रू हम अपने काम अंजाम दे रहे होते हैं, अपने जज्बात और सोच जो है वो दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। यानी लैंग्वेज जो है वो एक सोशल टूल है जो इंसानों के दरमियान रिश्ते बनाती है, कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाती है और माशरे में समझदारी और कॉपरेशन जो है वो पैदा करती है। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं तो असल में हम अपने दिमाग में मौजूद सोच और जो फीलिंग्स है उनको लफ्जों में बदलकर दूसरों तक भेज रहे होते हैं। ठीक है, ये इनकोड करना हो जाता है। ठीक है, दूसरा शख्स इन लफ्जों को समझकर हमारी बात को समझता है। ठीक है, तो वो जो इन लफ्जों को समझ रहा है वो डिकोड कर रहा है। ठीक है, अगर इनकोडिंग सही हो तो डिकोडिंग भी सही होती है, लेकिन अगर हम गलत अल्फाज, टोन या कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो समझने में ना उलझन पैदा हो जाती है और कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। इसलिए लैंग्वेज एज अ सोशल टूल तभी इफेक्टिव होती है जब एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ठीक तरीके से की गई हो। ठीक है, लैंग्वेज ना हमेशा सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है। हर जगह हम अपनी जबान और स्टाइल बदल लेते हैं। जैसे घर में हम पेरेंट्स से इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं, स्कूल में टीचर्स के सामने जो है हम फॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऑफिस में प्रोफेशनल टून यूज कर रहे होते हैं। यानी लैंग्वेज जो है वो एक फिक्स्ड टूल नहीं है, ये सिचुएशन बेस्ड टूल है जो हर एनवायरनमेंट के मुताबिक अपना रोल चेंज कर लेती है। ठीक है, साउंड और कम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए लैंग्वेज के अंदर ना साउंड्स जैसे कॉन्सोनेंट्स हैं या वॉवल्स हैं, ये बेसिक टूल्स हैं जो मिलकर वर्ड्स और सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। ये वर्ड्स फिर मीनिंग और सोशल
रियलिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। यानी हम लैंग्वेज के जरिए अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर और वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जबान जो है वो रैंडम नहीं होती है, ये रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक चलती है। यही वजह है कि अगर हम ग्रामर, टोन या सेंटेंस ऑर्डर चेंज कर दें तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है। इसीलिए लैंग्वेज एज अ सोशल टूल तभी काम करती है जब हम उसके रूल्स का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ना, एनकोडिंग और डिकोडिंग का, तो इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, जैसे स्पीकर एक सेंटेंस कहता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को एनकरेज करना है। ठीक है, वो ये सोच के अपनी बात करना चाहता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को एनकरेज करना है। ठीक है, तो वो एनकोड क्या करेगा, वो एनकोड करेगा तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सही है, अब इधर मैसेज ट्रांसफर क्या है? ठीक है, मैसेज ट्रांसफर ये है कि टीचर बोल के ये बात एक्सप्रेस करेगा ना, कम्युनिकेट करके ये बात एक्सप्रेस करेगा, अपनी लैंग्वेज के थ्रू ये बात एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, यानी साउंड वेव्स के जरिए वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब ये बात उसने एनकोड कर दी। अब डिकोडिंग क्या है कि स्टूडेंट सुनता है और समझता है कि टीचर खुश है। ठीक है, टीचर का अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस आया है तो स्टूडेंट ये डिकोड करेगा कि अच्छा टीचर ने ऐसा कहा है तो उसका मतलब है कि टीचर जो है वो खुश है मेरी परफॉर्मेंस से। तो वो रिस्पॉन्स क्या देगा कि स्टूडेंट जो है फिर वो स्माइल करेगा और स्माइल करते हुए थैंक यू कहेगा। ठीक है, तो ये डिकोड करके उस मैसेज को स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है एनकोडिंग और डिकोडिंग की। ठीक है, अगर किसी कदम पे गलती हो, जैसे कोई टोन जो है वो रूड हो जाए, तो मैसेज फिर पूरा ही गलत समझा जा सकता है। ठीक है, तो एनकोडिंग और डिकोडिंग में ना आपकी टोन, आपके एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, लैंग्वेज से हम सिर्फ बातें नहीं करते, काम भी करते हैं। ठीक है, ये आइडिया जो है ये जे ऑस्टिन ने दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ड से भी एक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे जब कोई कहता है आई प्रॉमिस यू, तो ये एक एक्शन है, प्रॉमिस करना। ठीक है, जब टीचर कहता है कि क्लास डिसमिस्ड, तो ये भी एक एक्शन है कि क्लास डे खत्म हो गई है। ठीक हो गया। जब जज कहता है यू आर गिल्टी, तो ये भी एक एक्शन है कि इसके थ्रू फैसला हो गया है कि आप गिल्टी हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को स्पीच एक्ट थ्योरी कहते हैं, जिसे जॉन सीरल ने फर्दर एक्सप्लेन किया। विटगेन्स्टाइन टूल बॉक्स एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि एक फिलोसोफर है लुडविग विटगेन्स्टाइन। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक टूल बॉक्स की तरह है। जैसे एक कारपेंटर के पास अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे उसमें हथौड़ी है, स्क्रू ड्राइवर है, आरी है, डिफरेंट टूल्स है उसके पास जो हर काम के लिए यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह लैंग्वेज के भी अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कि वर्ड्स, टोन, स्टाइल, ग्रामर। ठीक है, जो हर सिचुएशन के मुताबिक यूज होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इज अ सोशल टूल बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब बच्चे लोगों से बात करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, रिस्पॉन्सेस सुनते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जबान और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सीखते हैं। ठीक है, यानी सोशल इंटरेक्शन ही बच्चों में लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है। ठीक है जी, लैंग्वेज जो है ना वो रूल्स के मुताबिक चलती है। हर जबान में स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके जरिए साउंड्स बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, मीनिंग्स तय होते हैं। यानी लैंग्वेज किसी भी तरह बोलें या लिखें, उसके कुछ कानून होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, नील स्मिथ और डेड्रा विल्सन का नजरिया हम देखते हैं कि इन एक्सपर्ट्स ने कहा कि लैंग्वेज एक रूल गवर्न सिस्टम है और इसे ग्रामर की सूरत में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम रूल्स भी सीखते हैं। हर लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है या कोई भी लैंग्वेज है, उसकी अपनी ग्रामर होती है। ठीक है, इन रूल्स पर अमल करके हम अनगिनत जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। यानी एक लैंग्वेज जो है वो इनफिनिट सेंटेंसेस बना सकती है। चाहे हम बोलकर बात करें या लिखकर, हर जगह करेक्ट रूल्स जो हैं वो जरूरी होते हैं। कि अगर हम लिख रहे हैं कि ही गो टू स्कूल, सही है, ये एक गलत सेंटेंस है। ठीक है, जबकि सही सेंटेंस क्या है इसके लिए, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये जो ग्रामर का डिफरेंस है ना गो और गोज में, इससे हमें पता चला है कि कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, तो बस एक छोटा रूल फॉलो करने से सेंटेंस का मीनिंग जो है वो
ठीक हो गया। ठीक है? ठीक है, जैसे फोनोलॉजी की अगर बात करें, फोनोलॉजी क्या है? साउंड्स ना। तो अगर एक साउंड है प का और एक साउंड है ब का, तो ये अलग-अलग साउंड्स हैं, ठीक है? अगर एक की जगह दूसरा साउंड इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उससे क्या होगा कि वर्ड बदल जाएगा पूरा, ठीक है? अगर एक वर्ड है बैड, अगर बैड की जगह प यूज़ कर लिया जाए और पैट कर दिया जाए उसको, तो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, ठीक है? इसी तरह अगर मॉर्फोलॉजी है यानी कि वर्ड मेकिंग, तो वर्ड मेकिंग में एक वर्ड है बुक, ठीक है? और एक वर्ड आ जाएगा बुक्स, ठीक है? बुक और बुक्स यानी एक में सिर्फ एस का इजाफा किया, तो ये जो एस का इजाफा करने का रूल है ना, तो ये रूल बता रहा है कि ये प्लूरल हो गया है, ठीक है? इसी तरह सिंटैक्स या ग्रामर की बात करें तो जो सेंटेंस का ऑर्डर होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है? कि एक है शी ईट्स एप्पल, ठीक है? जो ये वर्ड ऑर्डर मीनिंग है ना, ये चेंज कर देता है, ठीक है? तो एक ये चीज हो गई। सिमेंटिक की अगर बात करें तो जैसे एक वर्ड है स्टार, ठीक है? स्टार क्या है? सितारा। एक तो सितारा जो आसमान पे है और एक वो सितारा जो एक्टर वगैरह सेलिब्रिटीज होते हैं, वो भी स्टार कहलाते हैं, ठीक है? आपने किस स्टार को किस स्टार के लिए आप बात कर रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इस साइड से हमें रूल से ही पता चलते हैं। प्रैग्मेटिक्स अगर आ जाए कि प्लीज गिव मी वाटर, ठीक है? तो पोलाइटनेस, टोन, सिचुएशन का रोल सही है। तो ये सारी चीजें मिल के जो है आपकी सेंटेंस को, आपकी लैंग्वेज को सही करते हैं। ये रूल्स है कुछ डिसाइडेड, ठीक है? इन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो जो मीनिंग्स हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? देखिए, कम्युनिकेशन जो है ना वो रूल्स की वजह से ही क्लियर होती है। हर इंसान एक ही बात सही समझता है, ठीक है? जब रूल को फॉलो किया जाता है तो सबको पता है कि ये रूल इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है, तो हर इंसान जो है ना उसकी सही मीनिंग, एक ही मीनिंग लेकर जाएगा, ठीक है? रूल्स को फॉलो करने से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं और नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस जो है वो इजीली बन पाते हैं, ठीक है? जैसे अगर एक सेंटेंस में आपको कहूंगी अली एट द एप्पल, ठीक है? ये एक सही सेंटेंस है, अली एट द एप्पल, यानी इसकी मीनिंग क्या निकले कि अली ने जो है वो सेब खाया, सही है? लेकिन इन्हीं वर्ड्स को अगर मैं आगे पीछे कर दूं कि इनको इसको बना दूं कहता एप्पल एट अली, सही है? वर्ड्स तो वही है लेकिन इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, द एप्पल एट अली, तो अब इसके मीनिंग क्या हो गए कि सेब ने अली को खाया, ठीक है? तो ये जो ग्रामर रूल्स को फॉलो ना करने से ना आपकी बात के मायने ही बदल जाएंगे, ठीक है? मैं इसी बात पे एम्फोसिस कर रही हूँ इतना ताकि आप इस बात को समझ सकें, ठीक है? कि बस वर्ड ऑर्डर का रूल चेंज हुआ ना सेंटेंस में और पूरा मीनिंग ही उल्टा हो गया, ठीक है? ग्रामर ना हमें बताती है कि कहाँ रुकना है पंक्चुएशन के थ्रू, कहाँ एम्फोसाइज करना है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, वॉइस एक्टिव है या पैसिव है, कौन से टेंस यूज होगा, और इन सब से मीनिंग चेंज हो सकता है। इसलिए ग्रामर जो है वो लैंग्वेज की बैकबोन कहलाती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एज जनरेटिव। इसका मतलब है कि इंसानी जबान सिर्फ सीखी नहीं जाती बल्कि इंसान अपनी जहनी सलाहियत से नए सेंटेंसेस और नई सोचें पैदा करता है। यानी हम जबान को सिर्फ रिपीट नहीं करते बल्कि बेशुमार नए जुमले बना सकते हैं, ठीक है? वो भी सिर्फ चंद बेसिक रूल्स को फॉलो करके। आप सोचें कि एक बच्चा जो जंगल में पला बड़ा है, जहां इंसानी आवाज या जबान सुनाई नहीं दी, ठीक है, वो जानवरों की आवाज और उनकी कम्युनिकेशन को सीख लेगा, ठीक है? दूसरी तरफ एक बच्चा जो अपने घर वालों के साथ रहता है, वो इंसानी जबान आसानी से सीख लेता है, ठीक है? ये मिसाल बताती है कि जहां इंसानी जबान का एक्सपोजर हो वहां बच्चा जबान जनरेट करता है। जबान में लफ्जों के इनके साथ नए जुमले बनाने की सलाहियत भी होती है, ठीक है? नॉम चॉम्स्की ने थ्योरी ऑफ नेटिविज्म पेश की, ठीक है? इसमें क्या है कि इंसानी दिमाग में एक इनेट एबिलिटी होती है, जबान सीखने की कुदरती सलाहियत होती है, ठीक है? दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर यूजी होता है। इंसान लिमिटेड रूल्स से अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकता है। वही बात कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इनफिनिट आइडियाज फ्रॉम फाइनाइट रूल्स बना सकता है, ठीक है? इनफिनिट सेंटेंसेस जो है वो फाइनाइट
रूल्स के थ्रू बना सकता है। चॉम्स्की के मुताबिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस यानी कि वो इल्म जो दिमाग में होता है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और लैंग्वेज परफॉर्मेंस, जबान को बोलकर या लिखकर इस्तेमाल करना, जो प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो चॉम्स्की ने बताई। बच्चे जब जबान सीखते हैं ना, तो पहले अल्फाज सीखते हैं, फिर छोटे जुमले बनाते हैं, फिर सिंटेक्स के रूल समझकर खुद से नए और मुश्किल जुमले बनाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस ये प्रूव करता है कि जबान लर्निंग नहीं, जबान जनरेटिंग प्रोसेस भी है, ठीक है। जनरेटिव ग्रामर के कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी देखते हैं। तो इसमें आ जाता है पॉसिबल प्रॉब्लम फॉर एनालिसिस, कि हर जबान अलग है, इसलिए रूल्स को एनालाइज करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। दूसरे करेक्टरिस्टिक है जनरल आइडियाज अबाउट लैंग्वेज, की जबान एक सिस्टम है जो दिमाग में मौजूद होता है ऑलरेडी, ठीक है। डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, की डीप स्ट्रक्चर मतलब असल मकसद और मीनिंग, हायर थिंकिंग, ठीक है, और सरफेस स्ट्रक्चर जबान का जाहिरी रूप, कि वर्ड अरेंजमेंट वगैरह जो होती है, ठीक है। फिर है इसमें टू लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, के दिमाग में रूल्स प्लस बोलने लिखने में उनका इस्तेमाल, ठीक है। ये दो लेवल्स हो गए ना रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। और यूनिवर्सल ग्रामर, जिसे यूजी कहा जाता है, कि हर इंसान के पास एक कुदरती ग्रामर सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया होता है। चॉम्स्की के मुताबिक ना लैंग्वेज सिर्फ चलती फिरती आवाजों का नाम नहीं, बल्कि दिमाग का सिस्टम प्लस क्रिएटिव रूल्स प्लस यूनिवर्सल ग्रामर, इन सब को मिलाया जाए तो एक जनरेटिव लैंग्वेज बनती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्रिएटिविटी ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज पे। इंसानी ज़बान की सबसे बड़ी कुव्वत ये है कि इंसान बेशुमार नए अल्फाज और जुमले बना सकता है, चाहे वो कभी पहले ना सुने हो ना बोले हो, ठीक है। इसी सलाहियत को क्रिएटिविटी ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज कहा जाता है, ठीक है। कि बच्चे पैदा होते ही जबान सीखने की कुदरत लेकर आते हैं, उनके साथ जब जबान भरा माहौल होता है, ठीक है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ बोलचाल हो रही हो, तो उससे क्या होता है कि उनकी वोकैबुलरी तेजी से बढ़ती है, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप होता है, नए जुमले जनरेट करने की एबिलिटी उन बच्चों में बनती जाती है, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड अल्फाज से लिमिटेड ग्रामर रूल्स होते हैं, मगर हम इन्हीं से अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, नई सोचें एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंग्विस्टिक रूल्स हमें ये एबिलिटी देते हैं कि नए जुमले बनाएं, मीनिंग को चेंज कर लें, जुमले को लंबा और डिटेल में बना लें, ठीक है। इन छोटे रूल्स के साथ हम ये चीजें, ये चेंजेस जो हैं वो खुद हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक सेंटेंस हो के असलम राइट्स अ लेटर, ठीक, इसको हम कर सकते हैं ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया, मीनिंग और वर्ब फॉर्म जो है ना वो चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को मजीद एनहेंस कर देते कि ही राइट्स अ लेटर क्विकली। अब क्या हुआ कि अब एडवर्ब भी ऐड हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि मीनिंग जो है और ज्यादा क्लियर हो गया। यानी छोटी सी चेंजेस करके ना नया आइडिया क्रिएट हो जाता है। इंसानी दिमाग लिमिटेड स्पेस रखता है, लेकिन इंसानी दिमाग में ना दो टाइप की मेमोरीज होती है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो वक्ती होती है, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो परमानेंट जो है ना जबान स्किल्स के लिए होती है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें बातें आपकी रह जाती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस से क्या होता है कि लैंग्वेज रूल लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं और ज्यादा क्रिएटिव यूज जो है उससे पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर मुकम्मल होता है और इस लेक्चर को भी मैं आपकी आसानी के लिए समराइज कर देती हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इस पूरे लेक्चर का। तो देखिए जो लैंग्वेज है ना वो इंसान की एक मुनफरिद सलाहियत है जिसके जरिए हम दूसरों से बातचीत और राब्ता करते हैं और इसकी कई अहम खुसूसियात होती हैं, ठीक है। ज़बान एक रूल गवर्न सिस्टम है, यानी इसमें आवाजों, अल्फाजों, ग्रामर और मीनिंग के इस्तेमाल के लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम सही और मायनेखेज जुमले बनाते हैं। लैंग्वेज जो है ना वो आर्बिट्रेरीनेस पर मबनी होती है, यानी अल्फाज और उनके मायने के दरमियान कोई फितरी या लाजिमी ताल्लुक होना कोई लाजिम नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मुख्तलिफ ज़बानें एक ही चीज के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। ज़बान जनरेटिव होती है, यानी महदूद अल्फाज और ग्रामर रूल्स की मदद से बेशुमार नए सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये बात नॉम चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर
के नजरिए से भी वाज़े होती है। ज़बान में क्रिएटिविटी भी होती है जिससे हम जुमलों को मॉडिफाई, चेंज और एक्सपेंड करके नए आइडियाज़ का इज़हार कर सकते हैं। आखिर में ये कि ज़बान एक प्रोडक्टिव और डायनामिक सिस्टम है जो वक्त और हालात के साथ बदलता रहता है। नए अल्फाज पैदा होते रहते हैं और बोलने वाले अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ज़बान को यूज़ करते रहते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा, ये टॉपिक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इन केस आपकी कोई डाउट्स हो, कोई सवालात हों या आपको कोई फीडबैक हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। इसके साथ ही मेरे चैनल को, मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिड टर्म की अच्छी तैयारी कर सकें। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।